सभी प्यारे दोस्तों को गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त संकेत चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। रोज शाम 7 बजे एसएससी एमटीएस के लिए आदर्श बैच प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं जीएस का एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। तो सभी प्यारे दोस्त जल्दी से एक बार क्लास से जुड़ेंगे, क्लास को एक बार लाइक शेयर जो भी कर सकते हैं कर दीजिए। फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन बहुत दमदार रहने वाला है। नए नए क्वेश्चंस आपको देखने को और सीखने को मिलेंगे। तो एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ें, क्लास को एक बार लाइक शेयर जो भी कर सकते हैं कर दीजिए। आज का सेशन बेहतरीन होने वाला है, बहुत बढ़िया। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे तो सेशन को स्टार्ट किया जाए। बहुत अच्छे विवेक हैं, प्रिंस राज हैं, अरशद हैं, तो सभी प्यारे साथी एक बार क्लास से जुड़ जाइएगा बच्चों। अगर मैं बात करूं बच्चे पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है? तो भैया दक्षिण की गंगा कौन सी है एक बार बताएंगे। वृद्ध गंगा भी बोलते हैं इसे। तो एक बार सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे कृष्णा नदी, महानदी, तो महानदी मैंने कल ही आपको बताया था सिहावा पहाड़ी से निकलती है, छत्तीसगढ़ से। सिहावा पहाड़ी, हम जिस नदी को भी पढ़ेंगे उसकी जड़ से फुलक तक सारी चीजें जान लेंगे, पहली बात ये, ठीक है ना भाई। तो सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है। कृष्णा नदी बच्चे महाबलेश्वर चोटी, महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और ये महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है। और प्यारे बच्चे सतलज नदी आप सभी जानते हैं राकस ताल से निकल के आती है, तिब्बत से। और ये बच्चे किसकी सहायक नदी है सतलज? ये आपकी बच्चे सहायक नदी है सिंधु की। गोदावरी नदी की बात करूं तो इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गोदावरी नदी की जो लंबाई है बच्चे वो 1465 किलोमीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है, दक्षिण की सबसे बड़ी नदी, व दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। तो दक्षिण की ध्यान रखना है बेटा, कहीं भारत की लगा दो। भारत की सबसे लंबी नदी बच्चे किसको बोलते हैं? गंगा को बोलते हैं, 2525 किलोमीटर। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे इसकी, तो ये कई सारे राज्यों से होके बहती है। कहां कहां से? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि गोदावरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है। देखो अगर मैं बात करूं बच्चे, नासिक से इसका उद्गम होता है और नासिक पड़ता है आपके महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र से इसका उद्गम हुआ, नासिक जिले से, यहां कुंभ भी लगता है। नासिक के बाद ये एमपी, थोड़ी सी दूरी एमपी में तय करती है, मध्य प्रदेश भी जाती है लेकिन कुछ दूरी के लिए, ध्यान रखिएगा। एमपी के बाद मैं बात करूं सीएचएच, छत्तीसगढ़ जाती है, उड़ीसा भी जाती है, उड़ीसा। और बच्चे अगर मैं बात करूं आपसे तो आंध्र प्रदेश भी जाती है। तो ये इतने राज्यों से होकर बहती है। आंध्र प्रदेश के तट पे डेल्टा का निर्माण भी करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश के तट पे। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि मैं बात करूं बच्चे आपसे पेन गंगा, पेन गंगा जिसमें भी गंगा लग जाए, पेन गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा, पूर्णा, पूर्णा, प्रवरा, प्रवरा, मंजरा, मंजरा, इंद्रावती, कल ही बताए थे इंद्रावती के बारे में भी, इंद्रावती। और प्यारे बच्चे प्राणहिता, प्राणहिता, बात समझ में आ रही है? ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, पेन गंगा, वेन गंगा, पूर्णा, प्रवरा, मंजरा, इंद्रावती और प्राणहिता। तो ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ये ध्यान रखिएगा। बात क्लियर है? चलो बहुत अच्छे। आगे बात करूं बच्चे, बेटा वृद्ध गंगा भी यही है। अगर आपसे पूछे कि धार्मिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी आएगा। अन्यथा अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, तो ये सभी आपकी गोदावरी नदी के ही नाम है। बात क्लियर है? आगे बात करूं बच्चे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्लाइव साहब के द्वारा, जेम्स मिल के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा बच्चे, या फिर विलियम जोन्स के द्वारा? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 के अंतर्गत हुई थी, 1784 के अंतर्गत हुई थी प्यारे बच्चे, 1784 में। और किसके समय? तो ये इस समय जो आपके समय किसका था? वॉरेन हेस्टिंग्स इस समय गवर्नर जनरल बने थे। वॉरेन हेस्टिंग्स इस समय बच्चे गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के, ठीक है ना भाई।
तो इनके समय में हुई, इनके द्वारा नहीं की गई, ये बात ध्यान रखनी है। तो वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के, तो विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई 1784 में। वॉरेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल है वो बच्चे 1773 से लेके 85 तक रहा है। इनके समय में कई सारे काम हुए, जैसे कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। बच्चे इन्होंने, वॉरेन हेस्टिंग ने ही बंगाल से जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन, बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त करने का काम भी किसने किया था? तो इनका नाम ध्यान रखना है, वॉरेन हेस्टिंग। ये लगाया किसने था? तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम आपने सुना होगा। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो स्थापना की बात करूं मैं, स्थापना की बात करूं तो स्थापना की गई थी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, जिसे समाप्त कर दिया गया वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अगर मैं बात करूं तो बच्चे, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी हैं। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे बच्चे? यही बने थे। इनके समय में ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था बच्चे, वो किसके समय में आया था? तो वो भी वॉरेन हेस्टिंग के समय में। और बच्चे 1775 से लेके और 82 तक जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध, पहला आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था बच्चे, उसका नेतृत्व भी इन्हीं ने किया। इनके समय में ही हुआ था, जो आपका समाप्त हुआ था सालबाई की संधि से। किससे हुआ था? सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था बच्चे ये। तो बात क्लियर है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन्हीं के समय में 1774 में रोहिल्ला युद्ध भी हुआ था। रोहिल्ला युद्ध, तो रोहिल्ला युद्ध बच्चे किसके समय में हुआ था? 1774 में, हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। आगे बात करूं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान कह रहा है आपसे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? तो एक बार बताएंगे सभी प्यारे बच्चे आंसर क्या होगा। पीडीएफ कैसे मिलेगा? बेटा डेली जब भी मैं क्लास में आता हूं ना, मेरे सामने एक ही जटिल प्रश्न होता है आपका कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो प्यारे बच्चे, पीडीएफ के लिए उपाय है, क्लास के बाद आप रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें फ्री पीडीएफ नोट्स का जो फोल्डर है उसमें जाओ, सबसे ऊपर ही लिखा मिल जाएगा, ठीक है ना, जीएस प्रैक्टिस सेट पीडीएफ एमटीएस, ठीक है ना। तो वहीं से डाउनलोड कर लो, ऐसे की ऐसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया की साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन बच्चे वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते हैं। कारण है कि वो अपने अंदर सुधार नहीं करते। एबी डिविलियर्स भी कहां से थे? साउथ अफ्रीका से खेलते थे ना। अफ्रीका का ही एक देश है नीचे वाला, साउथ अफ्रीका। तो भारत में जो अमेंडमेंट है, हमने संविधान एक बार बना लिया, उसमें संशोधन करना होगा। तो ये प्रोसीजर कहां से लिया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने कहां से ली है? तो आपका आंसर आना चाहिए बच्चे, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से ली है, साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। और बच्चे ध्यान रखिएगा, भाग 20 के अंदर इसकी चर्चा की गई है, भाग 20 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। और संविधान के आर्टिकल 368 के तहत हम अपने संविधान में कोई भी अमेंडमेंट करते हैं, कोई भी संशोधन करते हैं, और ये किसके द्वारा होता है? तो ये भी पार्लियामेंट ही करती है, संसद ही करती है। बात क्लियर हो रही है? चलो, अब अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 324 की, 334, अनुच्छेद 334 क्या कहता है? ये कह रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं ना, राज्यों के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति तो बच्चे राज्यपाल करता है। आप सभी जानते हैं ये बात, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, हाई कोर्ट की सलाह पे होती है। तो राज्यों के अतिरिक्त न्यायाधीश जो होते हैं, अतिरिक्त राज्यों के अतिरिक्त न्यायाधीश, ये जिला के बेटा, डिस्ट्रिक्ट के, जिला के अतिरिक्त न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाएगी, न्यायाधीश की जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन राज्यपाल हाई कोर्ट की सलाह पर ही करेगा, हाई कोर्ट की सलाह लेगा, बिना एडवाइस के नहीं करेगा। ये बात कही गई है आर्टिकल मतलब आपके 234 में। 129 में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख
न्यायालय के रूप में काम करेगा, ये बात बताई गई है। आर्टिकल 103 बच्चे आपके संसद के सदस्यों की, जो संसद के पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, संसद के सदस्यों की जो अहार्ताएं होती हैं, अहार्ता समझते हो ना, निर्हारता भी बोल देते हैं, क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, निर्हारता, निर्हारता से जुड़ा हुए प्रश्न पे राष्ट्रपति ही क्या करेगा, राष्ट्रपति का डिसीजन ही अंतिम डिसीजन होगा। यानी कि संसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोई मेंबर है और उस पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि ये क्वालिफाई नहीं है, तो इस पे लास्ट डिसीजन कौन देगा, यानी कि बच्चे आपका राष्ट्रपति देगा, ये बात बताई गई है। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, तो एक बार बताएंगे सभी प्यारे बच्चे, गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं है। हाँ बेटा, इंक्लूड है करंट अफेयर्स भी, बाद में 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ही होते हैं, वो डेली डिस्कस करते हैं हम। तो एक बार बताएंगे बच्चे क्या कह रहे हैं आपसे, एक बार सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी बता रहे हैं, भारत नहीं है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। बिल्कुल भाई, बताओ एक बार, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, या फिर उत्तरी अमेरिका नहीं है, दक्षिणी अमेरिका नहीं है। देखो हमारी पृथ्वी ना, जितने भी आज आप 7 महाद्वीप देखते हो, वो एक जगह जुड़ी हुई थी, उसे कहा जाता था प्यारे बच्चे पेंजिया, पेंजिया कहा गया उसे, पेंजिया। और जितना भी पानी आप देखते हो, सभी समंदर, आपके 5 समंदर 7 महाद्वीप एक जगह जुड़े हुए थे, उसे पेंथलासा कहा गया, पेंथलासा। आंतरिक बल के कारण ये पृथ्वी 2 पार्ट में टूट गई, एक पार्ट बना, ऊपर वाला जो हिस्सा था पृथ्वी का, वो बना अंगारा लैंड, ठीक है ना भाई, ऊपर वाला भाग कौन सा बना, अंगारा, अंगारा लैंड। और नीचे वाला जो हिस्सा है मेरे दोस्त, उसे कहा गया गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड नीचे का हिस्सा था, ऊपर का अंगारा लैंड था। अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, अंगारा लैंड भी छोटी छोटी प्लेट्स में अलग अलग टूटा, जैसे कि अंगारा लैंड से एक तो नॉर्थ अमेरिका बना, उत्तरी अमेरिका। अंगारा लैंड से बेटा यहां पर आप देखते हो ना, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड को आप बताते हो, तो ग्रीनलैंड भी अंगारा लैंड का हिस्सा है। साथ के साथ जो यूरेशिया है आपका, यूरेशिया, यूरेशिया के अंदर आते हैं यूरोप और एशिया, दोनों को मिला के यूरेशिया कहा जाता है, ये भी अंगारा लैंड का भाग था। जो दक्षिणी पार्ट था गोंडवाना लैंड, इससे टूटा साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इससे टूटा बच्चे यहां पर अफ्रीका, तो अफ्रीका भी किससे टूटा हुआ है, नीचे, अफ्रीका भी इसी से टूटा। अगर मैं बात करूं बच्चे अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका भी इसी का भाग है, जो दक्षिण वाले पार्ट है, अंटार्कटिका। अच्छा, भारत किसका हिस्सा है, तो भारत भी इसी का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। बात समझ में आ रही है। और इसी का हिस्सा है बेटा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, अंटार्कटिका, अफ्रीका और साउथ अमेरिका गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया, यूरोप और एशिया, ये अंगारा लैंड के भाग हैं। भारत ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जुड़ा हुआ था, भारत यहां से टूटा और बच्चे ये नॉर्थ की तरफ फ्लो करने लगा, नॉर्थ की तरफ, और जाके अंगारा लैंड से चिपक गया। तो आज जो भारत जुड़ा हुआ है वो अंगारा लैंड से जुड़ा हुआ है। लेकिन भारत हिस्सा किसका था बेटा, तो भारत बच्चे गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत किसका हिस्सा है, तो भारत किसका हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चे, तो भारत हमारा बच्चे गोंडवाना लैंड का पार्ट है, अब अंगारा लैंड से चिपका हुआ है। और यहां पर एक बच्चे सागर हुआ करता था बीच में, जिसे कहा जाता है टेथिस सागर। तो आप कई बार सुनते हो ना कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो भारतीय प्लेट जाके टकराई अंगारा लैंड से और यहां टेथिस सागर की वजह से हिमालय पर्वत बन गया। हिमालय एक वलित पर्वत है, आप सभी जानते हैं। तो देखो भाई, यहां गोंडवाना लैंड के पार्ट कौन से हैं, भारत है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका आपका बेटा अंगारा लैंड का हिस्सा है, यह बात ध्यान रखनी है। आगे बात करूं अगले प्रश्न की, नीचे बाघ अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान उन राज्यों के नाम दिए गए जहां पर वो स्थित हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच, तो बताओगे भैया। बांधवगढ़, तो भैया अगर मैं आपसे बात करूं, पन्ना पूछे, पेंच पूछे, पेंच, संजय पूछे, संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय 12 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना भाई। सतपुड़ा पूछे, बांधवगढ़, माधवगढ़, ये सारे मध्य प्रदेश के अंदर हैं, जानते हो आप। मानस बेटा कहां है, मानस, तो भैया मानस आपका असम में, तो काजीरंगा हो गया, काजीरंगा, काजीरंगा कहां है प्यारे बच्चे, काजीरंगा असम के अंदर, एक सींग वाले गैंडे के लिए। मानस हो गया, ये भी यही है। डिब्रू सैखोवा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिब्रू
शेखोवा, डिब्रू शेखोवा बच्चे ये कहाँ है, ये भी असम के अंदर है डिब्रू शेखोवा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चे, उत्तराखंड के अंदर है। साथ के साथ ध्यान रखना है उत्तराखंड में एक है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी। और बच्चे साथ के साथ ध्यान रखना है नंदा देवी, नंदा देवी चोटी भी है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड के अंदर है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बेटा यहां उड़ीसा के अंदर नहीं है, ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर है, तो ध्यान रखना है। सुंदरवन जो कि मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, बंगाल टाइगर, बात क्लियर। और यहीं पर ध्यान रखना है बच्चे, यहां पर एक और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वेस्ट बंगाल का गोरुमारा। क्या नाम है, गोरुमारा। अच्छा, उड़ीसा के कौन कौन से हैं, सिमलीपाल और भितरकनिका कहां के हैं बेटा, उड़ीसा के। उड़ीसा के अंदर है, एक है सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, और एक है प्यारे बच्चे भितरकनिका, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। दोनों उड़ीसा के अंदर हैं, यहां लिख दिए मैंने, बात क्लियर है, तो समझ में आ गया होगा। डी ऑप्शन, तो भैया ध्यान रखिएगा वेस्ट बंगाल के दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है गोरुमारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, कादरी गोपीनाथ, ये सैक्सोफोन के एक, मतलब सैक्सोफोन बेटा ऐसे ही फूंक मार का एक वाद्य यंत्र है, उसे बजाते हैं, बात समझ में आ रहा है, ये कहना चाह रहा है। कुमार गंधर्व गिटार वादक हैं, गिटार वादक, गिटार आप देखते हो ना, गिटार बजता है तो ऐसे ही गिटार बजाया करो आप भी, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एसएससी के फेवरेट हैं, ठीक है ना भाई। आगे बताओ अगले क्वेश्चन का, आगे ये कह रहा है बॉम्बे जयश्री एक गायिका है, और ये कह रहा है झरिया मोइनुद्दीन डांगर रुद्र वीणा वादन करते हैं, ये भी एक वाद्य यंत्र है। तो सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, ये बॉम्बे जयश्री एक गायिका है, बिल्कुल कर्नाटक की गायिका है, बिल्कुल सही बात हो जाएगी। अगर मैं बात करूं झरिया मोइनुद्दीन बच्चे, ये डांगर साहब ये भी आपके वीणा वादक हैं। यह कुमार जो गंधर्व की बात कर रहा है, गिटार का वादन नहीं करते हैं, ये एक शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है इनका संबंध, ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो भैया इनका संबंध गिटार से नहीं है। कादरी गोपालनाथ सैक्सोफोन, बहुत इंपॉर्टेंट है कादरी गोपालनाथ, तो ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर मैं गिटार की बात करूं आपसे, तो गिटार कौन कौन बजाते हैं, गिटार, तो बच्चे गिटार वादक में ब्रजभूषण, ब्रजभूषण, ब्रजभूषण काबरा, ब्रजभूषण काबरा का नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रजभूषण काबरा, गिटार के आपके वाद्य यंत्र के बजाने वाले हैं। दूसरा है सोनम शेरपा, सोनम शेरपा का संबंध किससे है, सोनम शेरपा का संबंध भी गिटार वादन से है। और एक आते हैं कमला शंकर, तो बेटा कमला शंकर का संबंध भी किससे है, तो इनका संबंध भी गिटार वादन से है, ध्यान रखना है। तो ये गिटार के हैं सारे, ब्रजभूषण काबरा, सोनम शेरपा, कमला शंकर। ये कह रहा है होगेल नक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, होगेल नक्कल बड़ा फेमस है, जैसे आपने सुना होगा कूचिकल जलप्रपात, बड़ा इंपोर्टेंट है कूचिकल भी। कूचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कूचिकल वाराही नदी पर स्थित है, वाराही नदी पर, और ये बच्चे कर्नाटक स्टेट में है। साथ के साथ यहां पर एक शिव समुद्रम जलप्रपात भी है, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है, शिव समुद्रम जलप्रपात, और ये बच्चे आपका जो पड़ता है कावेरी नदी पर पड़ता है शिव समुद्रम, और ये आपका कर्नाटक स्टेट में, कर्नाटक में कई सारे। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, एक जलप्रपात है यहीं पर जोंग, जिसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है, तो जोंग या महात्मा गांधी वाटरफॉल कहां पड़ता है आपका, तो आपका आंसर आना चाहिए कि ये पड़ता है बच्चे शरावती नदी पर, कर्नाटक में ही बहती है शरावती नदी, और ये भी बच्चे आपका कर्नाटक के अंदर है। एक जलप्रपात है बहुत इंपोर्टेंट, जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार, धुआं धुआं करा, गांव में बोल देते ना तेरा धुआं करा, जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, कभी सुना हुआ आपने, अब गांव से बिलोंग करते हैं सभी बच्चे, तो आपको पता होगा, ठीक है ना भाई, बात क्लियर है। एक है भाई साहब हमारे, कौन है, चंदन फौजी, ज्योति जी आपका कौन सी शिफ्ट में पेपर, बेटा ज्योति का पेपर हो जाएगा, तुम्हारी ज्योति बुझ जाएगी, तो इसलिए अपनी ज्योति को जलाने के लिए यहां ध्यान दे लो, सामने ज्योति की चिंता है भाई साहब को, ठीक है ना भाई। तो धुआंधार जलप्रपात बच्चे, और बच्चे कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा,
ये दोनों वाटरफॉल आपके पड़ते हैं एमपी के अंदर, और ये दोनों वाटरफॉल बच्चे आपके नर्मदा नदी पर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जबलपुर के नियरेस्ट भेड़ा घाट की चट्टानों में। ठीक है ना भाई, तो बात क्लियर है। होगेन नक्कल जलप्रपात तमिलनाडु के अंदर है और ये कावेरी नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है बच्चे? कावेरी नदी बनाती है। और एक जलप्रपात और भी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है बच्चे आपका चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है और ये बच्चे छत्तीसगढ़ के अंदर है। इसे इंद्रावती नदी बनाती है। इंद्रावती नदी, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था। बात क्लियर है? चलो बहुत ही बढ़िया, गजब एकदम। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहते हैं आपसे, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो भैया हमारे जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए जीवन बीमा अधिनियम, बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, आप सभी जानते हैं। तो जब जीवन बीमा अधिनियम आया तभी एलआईसी की भी स्थापना हुई थी। ठीक है ना? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसे आप एलआईसी के नाम से जानते हैं, एलआईसी की स्थापना कब हुई? तो बच्चे ये स्थापना हुई थी इसकी सितंबर 1956 में, 1956 में। और 1956 में ही भारतीय जीवन बीमा निगम, मतलब जो निगम अधिनियम है वो लाया गया था और कई सारी इंश्योरेंस कंपनियों को मर्ज करके एलआईसी बनाई गई थी। बात समझ में आ रहा है? तो एलआईसी एक बच्चे जीवन बीमा करने वाली कंपनी है, आप सभी जानते हैं। बहुत सारे लोग आपके आसपास यानी कि इस कंपनी से जुड़े हुए होंगे और कहते होंगे जी इंश्योरेंस करवा लो। तो इंश्योरेंस करती है, जीवन का बीमा करती है। ठीक है ना भाई? अगर मैं बात करूं तो 1 सितंबर 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई थी और एलआईसी का मुख्यालय बेटा मुंबई के अंदर है। और आप मुझे बताओगे कि एलआईसी के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में? एलआईसी के अध्यक्ष, ये जीवन बीमा की एक कंपनी, लेकिन बीमा सेक्टर को कंट्रोल करने का जो काम है, बीमा क्षेत्र को नियंत्रित कौन करता है? जैसे आरबीआई बैंकों को कंट्रोल करता है, बीमा क्षेत्र का कंट्रोल करने का काम होता है आईआरडीएआई। इसे बोलते हैं बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीएआई। आईआरडीएआई का काम होता है इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करना, जैसे कि सेबी शेयर बाजार को कंट्रोल करता है। ठीक है ना? आरबीआई बच्चे बैंकों को कंट्रोल करता है, तो बीमा क्षेत्र को आईआरडीआई, इसका हेडक्वार्टर आईआरडीआई का हैदराबाद के अंदर है। यह पूछा जाता है, ध्यान रखना है। आईआरडीआई की स्थापना हुई थी 1999 में और इसके जो अध्यक्ष हैं बेचा आईआरडीआई का, वो हैं आपके आशीष देव पांडा। आशीष पांडा जी भी कहा जाता है जिन्हें, देवाशीष पांडा, देवाशीष पांडा। ठीक है ना भाई? तो देवाशीष पांडा बेटा इसके अध्यक्ष हैं। और एलआईसी के अध्यक्ष कौन है, मैंने आपसे पूछा था। देवाशीष पांडा साहब हैं इरडा के अध्यक्ष, आईआरडीआई के। ठीक है ना? लेकिन यहां बात करूं मैं आपसे तो यहां किसके अध्यक्ष होंगे? कौन होंगे? एम आर कुमार। ठीक है ना भाई? तो एम आर कुमार बच्चे एलआईसी के अध्यक्ष हैं, एम आर कुमार। ये सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो 1956 में आया था जीवन बीमा अधिनियम। ये कह रहा है भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बेटा, बिल्कुल। अब नाम आ रहा है एम आर कुमार, एम आर कुमार, एम आर कुमार, पहले नहीं बताते हैं। ठीक है ना भाई? जानबूझकर पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ आगे बताओ। आपको पता है फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनके बिना भैया जीवन संभव नहीं है, आदमी का जीवन का विकास नहीं हो सकता। 12 से 35 तक आर्टिकल के बीच में चर्चा की गई है। पहले हमारे पास इन्हें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ये चीज मैं बार बार बताता हूं, फिर भी तुम कंफ्यूज मत हुआ करो एक भी चीज में। ठीक है ना? चाहे छोटी चीजें, क्वेश्चन बनते हैं कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है। पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, सरकार ने कही भैया ज्यादा है तुम्हारे पास मौलिक अधिकार, कम कर देते हैं, तो अब 6 मौलिक अधिकार हैं। एक होता है बच्चे जिसे बोलते हैं समानता का अधिकार। समानता, भैया समान है सब लोग, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक इसका वर्णन है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम देंगे जी तुम्हें, स्वतंत्रता का अधिकार प्यारे बच्चे, जिसका उल्लेख आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तुम्हारा कोई शोषण नहीं कर सकता है, सरकार भैया कबूतर बना देगी। आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है। इसके बाद बच्चे नंबर 4वां है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा
धार्मिक, तुम्हें अपने धर्म को भी भैया फैलाने की जो मतलब पूरी पूरी आजादी दी जाएगी। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आपको दिया गया आर्टिकल 25 से लेके 28 के बीच में। इसके बाद नंबर 5 आता है प्यारे दोस्त, सांस्कृतिक संस्कृति संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा से जुड़ा अधिकार जो कि आर्टिकल 29 और 30 में जिसकी चर्चा की गई है। और नंबर 6 आता है आर्टिकल 32 आपका, जिसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बच्चे संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा है। यानी कि इसके तहत आप मौलिक अधिकारों के हनन के लिए, मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाता है कोई तुम्हारे, उन्हें छीनता है तुमसे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों के हनन के लिए आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। मौलिक अधिकार खत्म भी हो जाते हैं राष्ट्रीय आपात के समय, और यह प्रावधान हमने बच्चे जर्मनी के संविधान से लिया है कि मौलिक अधिकारों का सस्पेंड होना, तो राष्ट्रीय आपात लगेगा 20-21 आर्टिकल को छोड़कर बच्चे बाकी सभी मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 में 1978 में क्या हुआ था, यानी कि यह संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था बेटा, इसे हटा दिया गया। यानी कि आर्टिकल 31, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के फर्स्ट क्लॉज के पार्ट एफ, इन दोनों को हटाकर इसे बच्चे आर्टिकल 300A के तहत क्या बना दिया गया था, लीगल राइट, यानी कि कानूनी अधिकार इसे बनाया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। ये सभी चीजें इसलिए डिस्कस की जा रही हैं कि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना भाई। चलो तो अब बेटा कैसा है, संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट है और हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य को किस नाम से जानते हैं। तो बेटा एक देश में एक साल में बनने वाले सामान की कीमत क्या होती है, ठीक है ना भाई। तो एक बार बताएंगे। एक कह रहे हैं आर्टिकल 21 मनपसंद शादी। हाँ बेटा ये वाला आर्टिकल तो तुम्हारे लिए, मनपसंद शादी। बेटा पिताजी को पता चल गई ना, बहुत कुटाई करेंगे आपकी। मनपसंद शादी करनी है, पढ़ाई नहीं करनी। शादी के मामले में तो इतना विचार आता है भाई, पहले पढ़ ही लो, शादी भी हुई जाएगी एक समय पे, नौकरी लग जाएगी तो मनपसंद भी हो जाएगी। नहीं तो बच्चे अपनी पसंद की भी नहीं होगी ना दूसरों की पसंद की होगी, गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है ना भाई। तो बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं। अब देखो भाई मैंने आपको बताया था, याद होगा, एक देश की सीमा के अंदर एक साल में जितना भी सामान बनता है प्यारे बच्चे, उसे हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जितना भी सामान बना, जीडीपी क्या बताती है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। जीडीपी भी बेटा 2 तरीके की होती है, झूठी और सच्ची, मैंने आपको बताया था। एक होती है प्यारे बच्चे नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल नाम मात्र की जीडीपी, जो करंट रेट पर, वर्तमान मूल्य पर कैलकुलेट की जाती है, उसे बच्चे क्या कहा जाता है, नॉमिनल। एक होती है रियल जीडीपी, सच्ची जीडीपी है बच्चे रियल वाली, जो बच्चे आधार वर्ष मानकर, यानी कि इन्हें स्टेबल प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि स्थिर मूल्य पर जिसकी गणना की जाए, और इसके लिए आधार वर्ष है 2011-12। बात क्लियर है। तो नॉमिनल और रियल, झूठी और सच्ची। आगे बात करूं तो ये होता है सकल घरेलू उत्पाद। आगे प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय औसत आय होती है देश के नागरिकों की। अगर आप राष्ट्रीय आय को डिवाइड करते हो, नेशनल इनकम को बेटा डिवाइड करते हो टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारे पास प्राप्त आती है प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो जब हम एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट को फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं तो एनएनपी मिलता है। और एनएनपी का सूत्र क्या होता है, एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस, एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस प्लस इनडायरेक्ट, सॉरी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है ना, याद होगा थोड़ा सा। निवल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं बच्चे, इसे एनडीपी कहा जाता है, निवल घरेलू उत्पाद को। एनडीपी कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चे, जीडीपी में से घिसावट को घटाकर हमें एनडीपी मिल जाता है, याद होगा आपको, ठीक है ना, ऐसे ही तो मिलता है ना एनडीपी। आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से बताएंगे एक बार सभी प्यारे बच्चे। आगे कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल की लिटरेसी रेट के मामले में कौन सा नंबर रहा है। तो भारत की कुल लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट का मतलब है 7 साल से अधिक आयु का कोई भी बच्चा या व्यक्ति जो पढ़ लिखने में किसी भाषा को सक्षम हो, उसे बच्चे साक्षर कहा जाता है।
74.04% टोटल लिटरेसी रेट था भारत का, जिसमें से अगर मैं मेल और फीमेल की बात करूं तो मेल का लिटरेसी रेट था 82.14%, 82.14%, और जिसमें फीमेल का लिटरेसी रेट कितना था बच्चे, 65.46% महिलाओं की साक्षरता थी। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल था। केरल की लिटरेसी रेट बच्चे लगभग आपकी 93.91% थी, 91%। अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं सबसे ज्यादा तो लक्षद्वीप की साक्षरता थी। लक्षद्वीप की कितनी साक्षरता थी बेटा लक्षद्वीप की, तो ये थी 91.8%। अगर मैं बच्चे सबसे कम की बात करूं तो सबसे कम साक्षरता में बच्चे बिहार राज्य था। बिहार, बिहार के लोगों की साक्षरता सबसे कम थी 61.8%, और सबसे कम में दादर नगर हवेली था यूनियन टेरिटरी में। दादर नगर हवेली जिसकी साक्षरता 76.2% हुआ करती है। पहला नंबर रहा है आपके केरला का। एसएससी यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है, ध्यान रखना है बेटा। बात क्लियर है? तो जनगणना को हम बार बार एक क्लास में, अब मैंने यहां से ये क्वेश्चन लिया है, अगले में एक दूसरा लेंगे अलग जनसंख्या घनत्व से, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, हर चीज कवर हो ऐसा चीजें लेके चलेंगे। तो बताएंगे एक बार सारे प्यारे बच्चे क्या होगा। अगले प्रश्न की आंसर, निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर युमथांग घाटी स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है युमथांग घाटी से, ठीक है ना भाई। एक है थांगू घाटी, थांगू। हिमाचल प्रदेश की घाटियों की बात करूं बच्चे तो लाहौल स्फीति के बारे में आपने अगर सुना हो, लाहौल घाटी, स्फीति घाटी, स्फीति, लाहौल स्फीति घाटी, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा, तो कांगड़ा वैली भी कहां है बेटा, कांगड़ा घाटी। तो ऐसा मत कर देना लंगड़ा घाटी कर दो। कुल्लू की घाटी, कुल्लू वैली, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में, तो कुल्लू मनाली जाते हो ना आप सभी, तो लाहौल स्फीति कांगड़ा और बच्चे आपकी कुल्लू की घाटी, साथ के साथ चंबा घाटी, चंबा वैली, ये सभी कहां की हैं, यहीं की हैं। उत्तराखंड की देखो एक जुकोऊ घाटी है नागालैंड की, बहुत इंपॉर्टेंट है, जुकोऊ, जुकोऊ वैली, जुकोऊ घाटी कहां की है, नागालैंड की। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, दून घाटी है, दून घाटी, जैसे कि आपने देहरादून का नाम सुना होगा तो एक घाटी में, द्वार घाटी, दून घाटी, द्वार घाटी, ये कहां है, ये उत्तराखंड की घाटियां हैं प्यारे बच्चे। उत्तराखंड में और कौन सी घाटी है, तो एक है नेलोंग घाटी, नेलोंग वैली, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेलोंग वैली, नेलोंग वैली बच्चे उत्तराखंड के अंदर है। सिक्किम के अंदर है युमथांग घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे ध्यान रखना है यहां एक घाटी और है नथांग घाटी, नथांग घाटी भी सिक्किम के अंदर है। एक घाटी और है, इसे बोलते हैं थांगू वैली, थांगू घाटी, ये भी सिक्किम के अंदर है। एक है बच्चे दजोंग, दजोंगू घाटी, दजोंगू, ये भी सिक्किम की है। तो युमथांग घाटी, नथांग घाटी, थांगू घाटी और यह है दजोंगू घाटी, ये सारी बेटा सिक्किम वाले लोगों की आप जानते हो नाम ऐसे ही मिलेंगे। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना है बच्चे कंचनजंगा चोटी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी सिक्किम में है, कंचनजंगा चोटी। और कंचनजंगा चोटी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 8586 मीटर। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। चलो भाई आगे बात करें प्यारे बच्चे। ये कह रहे हैं भारतनाट्यम नृत्य के पुनर्उद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? बेटा देखो बात समझनी है, क्या कह रहा है, पुनर्उद्धार, दोबारा से उद्धार करने का श्रेय किसे जाता है? तो एक बार बताएंगे। टाइम क्या है क्लास का? बेटा रोज शाम 7 बजे क्लास होती है आपकी एसएससी के लिए। तो एसएससी एमटीएस टारगेट है इसका, बाकी आप एसएससी के लिए जुड़े हैं तो आप बिल्कुल से। ये कह रहा है यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, मल्लिका शाराबाई, मल्लिका शाराबाई, या फिर बच्चे आपका अलारमेल वल्ली। तो अगर मैं बात करूं यहां आपसे बच्चे एक मृगणालिनी शाराबाई, मृगणालिनी शाराबाई का नाम, वो भी भारतनाट्यम से जुड़ी हुई है, मृगणालिनी शाराबाई, मृगणालिनी शाराबाई। लेकिन बच्चे एक बात बताऊं, ये सारे के सारे कलाकार, चाहे मृगणालिनी शाराबाई हो, आपका अलारमेल वल्ली हो, मल्लिका शाराबाई हो, रुक्मणी देवी अरुंडेल हो, यामिनी कृष्णमूर्ति हो, सभी की सभी भारतनाट्यम की कलाकार हैं। एक बात तो ये फिक्स हो गई है।
मैं आपको बता रहा हूं पहले। लेकिन ये पुनरुद्धार की बात कर रहा है, तो बेटा किसने पुनरुद्धार के लिए काम किया था? रुक्मणी देवी अरुंडेल को कहा जाता है कि ये भारतनाट्यम के पुनरुद्धार का श्रेय इन्हें जाता है। भारतनाट्यम कहाँ का है बच्चे? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम, ठीक है ना भाई, तमिलनाडु का। और इसके पुनरुद्धार का श्रेय रुक्मणी देवी अरुंडेल को जाता है। सभी भारतनाट्यम के ही कलाकार हैं। आगे बात करूं, ये कह रहा है अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्त्राव से होने वाले रोग की पहचान कीजिएगा। डायबिटीज, ठीक है ना, मधुमेह जिसे कहते हैं, रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर क्या है बच्चे? देखो भाई, अगर हमारे शरीर के अंदर आवश्यकता से अधिक WBC की संख्या बढ़ जाए तो उसे हम ब्लड कैंसर कह देते हैं। तो WBC की संख्याओं का बढ़ना तो बच्चे आपका हो जाता है ब्लड कैंसर। ये तपेदिक रोग क्या होता है? टीबी होता है। टीबी को हम क्षय रोग भी कहते हैं, इसे हम यक्षमा रोग भी कहते हैं। यक्षमा ये किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम। इसमें लंग्स अफेक्ट होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं, वायु के द्वारा फैलता है। जो रोग वायु से फैलते हैं ऐसे आदमियों से दूर रहें, उन्हें अलग कमरे में बंद कर दें, ठीक है ना, उनके पास ना जाएं। जैसे कि कोरोना है बेटा, वायु के माध्यम से फैल जाता है, आप सभी जानते हैं। आगे बात करूं बच्चे, पित्त की पथरी। तो अगर मैं बात करूं बच्चे पित्त की पथरी, देखो हमारे लीवर के नीचे लीवर बनाता है पित्तरस, यकृत, जिगर भी बोलते हैं इसे। मम्मी कहती है ना कई बार, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे जिगर का छल्ला। तो बेटा ये सभी चीजें सुनियो, जिगर का मतलब है लीवर की बात कर रही है मम्मी जी। तो बच्चे लीवर बनाता है बाइल जूस, पित्तरस। पित्तरस इकट्ठा होता है पित्ताशय के अंदर, और कई बार कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ने के कारण हमारे बच्चे क्या हो जाती है? पित्त की पथरी हो जाती है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि पित्त की पथरी किसके कारण होती है, तो आपका ध्यान रखना है बच्चे, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बच्चे क्या होती है? ऑक्सलेट के कारण बच्चे आपकी पित्त की पथरी होती है। अब बात करते हैं बच्चे आपकी डायबिटीज। तो अग्नाशय, पैनक्रियाज हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय के अंदर लैंगरहैंस आइलैंड पाए जाते हैं, लैंगरहैंस द्वीप जिन्हें कहा जाता है। लैंगरहैंस द्वीप के अंदर अल्फा, बीटा, गामा सेल पाई जाती हैं। सेल का मतलब कोशिकाएं अलग अलग, ठीक है ना। लैंगरहैंस ने इन कोशिकाओं की खोज की, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया है। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकेगॉन हार्मोन, ग्लूकेगॉन हार्मोन बच्चे, ग्लूकेगॉन हार्मोन अल्फा सेल से। बीटा सेल से निकलता है बच्चे इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। और गामा सेल से निकलता है सोमाटोस्टेटिन हार्मोन, सोमाटोस्टेटिन हार्मोन, सोमाटोस्टेटिन। ये तीन प्रमुख हार्मोन बेटा यहां से निकलते हैं। इंसुलिन का काम होता है बच्चे, जो हम ज्यादा ग्लूकोज खाते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन, ठीक है ना भाई। आपने देखा होगा ना, कई बार हम किसी शादी ब्याह में गए, बढ़िया सी चीज मिल गई हो कि कोई दिक्कत नहीं बेटा, मार दो, 10 रसगुल्ले एक्स्ट्रा ले लेते हैं आज, ठीक है ना। तो ये ग्लूकोज ही तो खा रहे हैं हम, जितना भी भोजन खा रहे हो ग्लूकोज जा रहा है अंदर। ग्लूकोज जब एक्सेस मात्रा में बन जाए तो ये इंसुलिन हमारे लीवर और हमारी मसल्स के अंदर एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर देता है। ध्यान रखना है बच्चे, जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन होता है, जब फास्ट रखते हो, व्रत रखते हो, तो उसे दोबारा ग्लूकेगॉन, मतलब आप कई बार देखते हो ना, व्रत के समय में भी हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम होता है ग्लूकेगॉन हार्मोन का। सोमाटोस्टेटिन हार्मोन इनकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये भी गामा सेल या डेल्टा सेल भी बोलते हैं इन्हें, इनसे निकलता है। तो डायबिटीज रोग हो जाता है। ध्यान रखना है, इंसुलिन हार्मोन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो जिंक, जिंक की रिक्वायरमेंट होती है इसके सिक्रेशन के लिए। जिसे डायबिटीज होता है उसे कई बार इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं इंसुलिन के। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन का काम करती है? तो एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। हाँ, मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं, डायबिटीज डे। चलो भाई बहुत बढ़िया, एक बार सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए। अगर क्लास में मजा आ रहा है तो एक बार भाई लाइक वाइक तो बनता है तुम्हारा, ये कर दिया करो अपने आप से, कंजूसी नहीं। तो एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे। 7th शेड्यूल, संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थी, 4 बाद में ऐड हुई, टोटल मिला के 12 हो गई हैं।
अगर मैं बात करूं यहां आपसे तीसरी अनुसूची का संबंध बेटा शपथ से है। शपथ, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ के बारे में कि हम कसम खाते हैं, हम करप्शन नहीं करेंगे, अपने पद का पालन करेंगे। शक्तियों के विभाजन से जुड़ी हुई है बेटा सातवीं अनुसूची। पांचवी अनुसूची का संबंध है SC ST क्षेत्र के प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन, ठीक है ना भाई। और बाकी नौवीं बच्चे ये जोड़ी गई पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट, ये हुआ था 1951 में। नौवीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण से जुड़े हुए प्रावधान किए गए हैं। भूमि अधिग्रहण, ठीक है ना भाई, जमीन पमीन इधर उधर करना, ये सारी चीजें भूमि अधिग्रहण से जुड़े हुए प्रावधान है नौवीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची की बात करूं बच्चे तो 10वीं अनुसूची में दल बदल, एक दल का नेता जीत के उधर उधर नहीं जाएगा, दल बदल के प्रावधान किए गए, आप सभी जानते हैं। तो दल बदल वाला मामला कब ऐड किया गया था? 9वीं के बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई बच्चे 52वें संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसके बाद बच्चे 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया 73वें संविधान संशोधन, और यह हुआ था 1992 में। इसमें बच्चे जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है उसे स्थान दिया गया। 12वीं अनुसूची जो है प्यारे बच्चे, ये 74वें संविधान संशोधन 1992 में ऐड की गई। इसमें नगर पालिकाओं के लिए प्रावधान किए गए। तो कौन सी अनुसूची कब जुड़ी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, 73, 74 और तीसरी। अब अगर मैं बात करूं बच्चे यहां शक्तियों के बीच की कह रहे हैं तो 7वीं हो जाएगी, ठीक है ना। और इसमें भी हमारी 3 प्रकार की लिस्ट है अलग अलग। एक होती है जैसे बोलते हैं बेटा संघ सूची, एक होती है प्यारे बच्चे संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, एक होती है राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, उठाया है हमने समवर्ती सूची के प्रावधान को। कहां से लिया गया बेटा? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया ना, ऐसा ही है ना। अब अगर मैं बात करूं यहां संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, विषय कितने दिए गए, तो संघ सूची में 100 विषय ऐसे हैं जिन पर संघ यानी कि केंद्र कानून बनाएगा। 61 विषय बच्चे इसमें राज्य सूची में, और 52 विषय हैं समवर्ती सूची में जिसपे कानून बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करें अगले प्रश्न की। ये कह रहे हैं विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया, गजब का माहौल एकदम। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं 21 अप्रैल को तो बच्चे सिविल सेवा दिवस मनाते हैं, सिविल सेवा दिवस। तो सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चे 21 अप्रैल। 5 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल विडवाइफ डे, विडवाइफ डे। तो इंटरनेशनल विडवाइफ डे मनाए जाते हैं ये बच्चे 29 तारीख फरवरी, 4 साल में एक बार आती है, लीप ईयर्स वाली कहानी है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे वन्यजीव अधिनियम की बात करें, अधिनियम यानी कि वन्य जीवों के लिए अधिनियम कब बना था देश के अंदर, ठीक है ना भाई। तो अधिनियम का मतलब कानून कब बनाया गया? 1972 में, 1972 में। एक बेटा आपका वन्यजीव सप्ताह भी मनाया जाता है। वन्य जीवों को प्रति प्रोत्साहित करने के लिए वन्यजीव सप्ताह भी मनाते हैं। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में, 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। चलो आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है रुइया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? वाटर पोलो से, बैडमिंटन से, तैराकी से? तो बताएंगे एक बार सभी बच्चे आंसर क्या होगा। तो बच्चे वाटर पोलो का तो कोई कप मेरे आइडिया में है नहीं, लेकिन पोलो का है एक इजरा कप, पोलो से इजरा कप। इजरा कप का संबंध किससे है? तो पोलो से है, इजरा कप। बहुत इंपॉर्टेंट है इजरा कप आपका, ठीक है भाई। इजरा कप। ब्रिज गेल के बारे में अगर आपने सुना हो, ब्रिज एक ताश का खेल होता है, ताश का, ठीक है ना। ब्रिज खेल किससे जुड़ा होता है बेटा? ब्रिज एक ताश के पत्तों का खेल है जिससे जुड़ा हुआ है रुइया कप। रुइया कप का संबंध किससे है? ब्रिज से है। ब्रिज ये एक ताश का खेल है जिसके अंतर्गत ही आयोजित किया जाता है। एक बार एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है तो इंपोर्टेंट है। बैडमिंटन के कई सारे कप हैं, जैसे कि मैं बात करूं आपसे बच्चे यहां पर नारंग कप। नारंग कप किससे संबंधित है? तो वो बैडमिंटन से है। एक चड्ढा कप है, चड्ढा साहब का कप, चड्ढा कप बेटा। नारंग कप, चड्ढा कप ये सभी बैडमिंटन के हैं। एक उबेर कप, उबेर कप भी बच्चे इसी से जुड़ा हुआ है। एक है बच्चे आपका, इतने ही बहुत हैं चलो, ठीक है ना। एक थॉमस कप भी है, थॉमस कप बच्चे, ये भी बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है।
तो उबेर, नारंग, चड्ढा, ये सभी आपके बैडमिंटन के कप हैं। आगे बात करें बच्चे, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो एक बार सभी प्यारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। ठीक है ना भाई, तो बताएंगे एक बार सभी प्यारे बच्चे। देखो, अगर कोई चीज गलत हो रही है तो इसका मतलब नेगेटिव ही नहीं लेना है। मैं कह रहा हूं तो मैं तुम्हें जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं वो तुम्हें सिखाने के उद्देश्य से मतलब बता रहा हूं। तो सीखना है चीजों को, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सीखने का प्रयास करो। कोई चीज नहीं आती है उसे नोट कर लो। तो बच्चे, अगर मैं बात करूं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी 31 मई 1952 में। तो भैया संगीत और नाटक के क्षेत्र में ये आते हैं, 31 मई 1952 में स्थापित किया गया। और 2022 में द्रौपदी मुर्मू द्वारा 128 लोगों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। 128 लोगों को, ये 2019, 20 और 21 के लिए दिए जाएंगे। ठीक है ना, 128 लोगों को। ये कह रहा है, प्राणी जगत के किस संघ में हाइड्रा, एडमिसिया, फाइसेलिया और कोरेल जैसे जंतुओं को शामिल किया जाता है? तो बताएंगे अभी किसके अंदर आते हैं। तो ये कह रहा है बच्चे, हाइड्रा हो गया, एडमिशिया हो गया, फाइशेलिया हो गया, कोरेल, कोरल रीफ कई बार सुना होगा ना कोरेल के बारे में। कोरेल को कई बार बेटा मूंगा जीव भी कहते हैं, मूंगा जीव, मूंगा जीव भी कहा जाता है, मूंगा जीव कहते हैं। जैसे कि आपने भारत में लक्षद्वीप का नाम सुना है ना, लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप का निर्माण भी किससे हुआ है? इन कोरल रीफ से ही हुआ है। ये सारे ऐसी चीजें हैं आपकी जो समंदर में रहती हैं। ठीक है ना, इनका मुंह नहीं होता है, ये एक साथ रहते हैं ग्रुप में। तो बच्चे ये किस में आते हैं? ये सैलिनट्रेटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, सैलिनट्रेटा। तो हाइड्रा, एडमिया, एडमशिया, फाइशेलिया और कोरल आपके सैलिनट्रेटा समुद्री जीव हैं जो खारे पानी में रहते हैं, एक साथ ग्रुप में रहते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है ना भाई, आगे बात करूं बच्चे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहेगा आपसे? अगला प्रश्न होगा, दबाव की एसआई यूनिट क्या है? दबाव की, प्रेशर की। तो बच्चे बताएंगे, एम्पियर है, पास्कल है, वोल्ट है, ओम है। तो दबाव, दबाव मतलब प्रेशर। ओम किसकी होती है? विद्युत प्रतिरोध की होती है बच्चे, प्रतिरोध की, प्रतिरोध की इकाई है, प्रतिरोध की बच्चे, रेसिस्टेंस जिसे कहते हैं। एम्पियर किसकी है बेटा? एम्पियर है विद्युत धारा की, विद्युत धारा की इकाई, ऐसा ही मात्रक होता है विद्युत धारा का। अच्छा, वोल्ट किसका होता है? विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है। बात समझ में आ रहा है? बचा हमारे पास पास्कल, पी ए इसका सिंबल होता है, पास्कल का आप सभी जानते हैं। तो रास्कल इज पास्कल। और बच्चे आप सभी जानते हैं दाब का, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? दाब, दाब यानी कि प्रेशर बराबर होता है, दाब बराबर होता है, बाद लिखा जा रहा है। तो दाब बराबर किसके होता है बच्चे? यानी कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्र, बल बटे फोर्स अपॉन एरिया। और बल को हम न्यूटन में मेजर करते हैं और क्षेत्रफल को तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका जो आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है ना, चलो भाई आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा सिरके का एक प्रमुख घटक है? तो सिरका आप सभी जानते हैं किण्वन विधि द्वारा फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है और ये एक प्रिजेंटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये कई सारी चीजों को संरक्षित, प्रिजर्व करता है लंबे समय तक। सिरके की मिर्च, सिरके की प्याज आपने खाई होंगी, तो सिरका है बेटा ये। सिरके को हम कैसे, किस नाम से जानते हैं? तो सिरके का जो बेसिक नेम होता है बेटा वो होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को ही सिरका कहा जाता है। ठीक है ना भाई, और सिरके का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? सिरके का सूत्र क्या होता है? एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। एसिटिक एसिड ही सिरका है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। तो बच्चे CH3, COOH, ये बच्चे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, यानी कि ये सिरके का सूत्र है। याद रखना है, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है। ये कह रहा है फोरम के जेंडर गैप इंडेक्स, तो फोरम के जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? तो आप सभी को अगर नाम पता हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है ना भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF जिसे कहा जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसकी स्थापना हुई थी प्यारे बच्चे 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है, मुख्यालय है वर्ल्ड, विश्व आर्थिक मंच बोला जाता है बेटा हिंदी में से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पूछ लेता है, विश्व आर्थिक मंच। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसे विश्व आर्थिक मंच कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये जारी करती है जेंडर गैप इंडेक्स, और जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक रहा है। तो टोटल देश बच्चे इसमें शामिल किए गए थे आपके 146, 146 देशों में से, 146 देशों में से हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान भैया लास्ट में रहा है। भारत का नंबर 135वां रहा है। पहले नंबर पे जो देश रहा है उसका नाम है आइसलैंड, आइसलैंड पहले नंबर पे रहा है। और प्यारे बच्चे सबसे लास्ट में जो देखने को मिलता है उसका नाम है प्यारे बच्चे, उसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे लास्ट में रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात क्लियर है यहां तक? चलो बहुत बढ़िया, जेंडर गैप इंडेक्स बहुत अच्छे, आइसलैंड पहला नंबर। आगे बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है आपसे, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। राधे श्याम खेमका, प्रभा आत्रे, डॉक्टर प्रभा आत्रे, नारायण कल्याण सिंह या फिर अजमत अली खान, कौन होंगे सही आंसर। बहुत सारे बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। राधे श्याम जी बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, लेकिन करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है अभी तक। ठीक है ना भाई, तो एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे आंसर क्या होगा। राधे श्याम, प्रभा आत्रे, क्या होगा करेक्ट आंसर। राधे श्याम बता रहे हैं, तो बेटा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिनका नाम है डॉक्टर प्रभा आत्रे। डॉक्टर प्रभा आत्रे को बच्चे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और ये जो है बच्चे आपकी शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं, शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं आपकी डॉक्टर प्रभा आत्रे। और इन्हें और कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, तो बच्चे एक 1990 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था, पद्मश्री। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा पुरस्कार मिल चुका है। इसके बाद बच्चे 2002 में इन्हें पद्म भूषण मिला था, प्रभा आत्रे को पद्म भूषण। और बच्चे अगर मैं बात करूं आपसे, तो 2022 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। और अब 2023 में इन्हें पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये कह रहे हैं हाल ही में देश के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो दक्षिण भारत के आपकी कुरनूल की पहाड़ियों में बच्चे, कुरनूल की पहाड़ी नीलगिरी के अंतर्गत आती हैं। तो आप सभी जानते हैं सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस विपिन रावत थे पहले, विपिन रावत। और आप जानते हैं विपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था कुरनूल की पहाड़ियों में, और ये शहीद हो गए थे। इनके बाद जो दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है वो किसे बनाया गया है, तो सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए अनिल कुमार सिंह को, अनिल चौहान को। ठीक है ना बेटा, किसे बनाया गया है, विपिन रावत तो फर्स्ट थे, ये दूसरे सीडीएस बने हैं सेकंड नंबर पे, जिनका नाम है अनिल चौहान। बात क्लियर है, तो दूसरे नंबर के सीडीएस नियुक्त किया गया है अनिल जी को। बात क्लियर। आगे बात करूं अगले प्रश्न की, नवंबर 2022 में होने वाले मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई। तो नवंबर में बेटा मालाबार एक्सरसाइज हुई है। मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत जो हुई थी प्यारे बच्चे, वो काफी टाइम पहले हुई थी। अगर मैं बात करूं इसकी शुरुआत, तो इसकी शुरुआत 1992 में हुई, 92 में प्रारंभ हुआ था। उस समय ये एक्सरसाइज केवल इंडिया और यूएसए के बीच में ही स्टार्ट की गई थी। अमेरिका और भारत के बीच में मालाबार एक्सरसाइज स्टार्ट हुई, इसके बाद में 2 देश इससे और जुड़ गए, यानी कि 2015 में मालाबार एक्सरसाइज से जापान जुड़ गया था बच्चे, जापान। तो जापान कब शामिल हुआ, 2015 में। और बच्चे 2020 में मालाबार एक्सरसाइज में आपका ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया, ऑस्ट्रेलिया। तो अब ये एक्सरसाइज 4 देशों के बीच होती है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और वर्तमान में 2022 में जो एक्सरसाइज हुई है, ये मालाबार एक्सरसाइज का 26वां संस्करण था। कौन से नंबर का, 26वां संस्करण आयोजित हुआ है।
और अगर मैं इसके 26वें संस्करण की बात करूं तो ये जापान की समुद्री सीमा के अंदर किया गया है, जापान के अंदर। बात क्लियर? आशा करता हूं कि क्लास बड़ी दमदार लगी होगी, चीजें सीखने को मिली होंगी, नई नई चीजें सीखते रहें। जो चीज ना आए उसका रिवीजन जरूर करें, एक छोटी कॉपी ले लें, उसमें लिख जरूर लें। मैं कह रहा हूं कि जीएस आपकी, ये कहते हो कि भाई जीएस नहीं होती है, तो जीएस का डर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए रेगुलर बेसिस पे इस क्लास से आपको जुड़ना पड़ेगा। बात क्लियर? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम आपको कल करेंगे। आप बताओगे खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण हुआ है, 5th, जो बच्चे कहां आयोजित हुआ है? पहले नंबर पे इसमें महाराष्ट्र आया है, महाराष्ट्र का नंबर सबसे ज्यादा पदक जीतने में रहा है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के 5वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की गई है? इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करके आपको बताना है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन मैं रोज आपके लिए लेके आऊंगा, और सभी बच्चे क्लास से जरूर जुड़ें। ये बात ध्यान रखें कि ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में हेल्पफुल होगी वैसे, ठीक है ना, आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो सभी बच्चे इससे जुड़ सकते हैं। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो गुड नाइट सभी प्यारे बच्चों को। थैंक यू बच्चे, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।